नमस्ते, मैं रश्मि घुगे अकोला 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है रचना सराफ मैम, जो एक मोटिवेशनल ट्रेनर और कोच है। तो आज जानते हैं इनके बारे में। मैडम नमस्ते। नमस्ते रश्मि जी। मैडम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपका पूरा परिचय दीजिए। अकोला न्यूज़ 24 चैनल के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और अकोला 24 न्यूज़ चैनल की मैं आभारी हूँ कि मैं जो कार्य कर रही हूँ वो आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं रचना सराफ जमशेदपुर से हूँ और मेरी पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हुई कि मैंने स्कूलिंग पंचगनी से की, उसके बाद ग्रेजुएशन नागपुर से और MBA मैंने मुंबई से किया। आई हैव स्पेशलाइज्ड इन ह्यूमन रिसोर्स। उसके बाद कुछ वक्त मैंने रिलायंस एनर्जी में जॉब किया और शादी के उपरांत यहाँ आने पर मैंने अपने हस्बैंड को उनके बिज़नेस में ज्वाइन किया। हमारा कॉलेज वैदेही विष्णु सराफ कॉलेज है जो अमरावती यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड है और यहाँ पे मैंने 18 इयर्स तक मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। इसी दौरान स्टूडेंट्स युवाओं के साथ जब मैं उनके साथ रही हूँ, उनको पढ़ाया है, तो बहुत नज़दीकी से मैंने उनके व्यवहार को, उनके वीकनेसेस को, उनके प्लस पॉइंट्स को समझा है और तभी मुझे समझ में आया कि कुछ गैप है इन युवाओं में। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट हैं आगे बढ़ने के, मगर कुछ गैप है जो उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो उन्हें जीवन में आगे ले जा सकती है। और इसी पर मैंने काम करना शुरू किया। मैंने खुद को इस फील्ड में एजुकेट किया कि टीनेजर्स को हम, युवाओं को क्या सिखा सकते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो मैंने लैंडमार्क एजुकेशन से ट्रेनिंग ली है। आई एम अ ट्रेनर एंड अ कोच फॉर टीनेजर्स एंड अडल्ट्स और मैं NLP ट्रेनर भी हूँ और मैं युवाओं को और एडल्ट्स को, दोनों सेक्शंस, दोनों वर्गों को ट्रेनिंग देती हूँ एक मोटिवेटेड लाइफ जीने के लिए। तो रचना जी, आपको ये ट्रेनिंग देने की प्रेरणा कहाँ से मिली? रश्मि जी, मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैं 18 साल से युवाओं को पढ़ा रही हूँ, तो मैंने युवाओं को नज़दीक से देखा है, उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को समझा है और इसी दौरान मैंने ये भी समझा कि आज की युवा बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा होशियार है। दे आर मल्टीटास्कर्स, एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वो बहुत जल्दी किसी भी कार्य को करते हुए बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, फोकस नहीं कर पाते एक चीज़ पे, या फिर बहुत जल्दी डिप्रेशन फील करने लगते हैं। तो तब मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे किसी तरह के ट्रेनिंग की ज़रूरत है। युवाओं को एक मार्गदर्शन अगर मिले तो वो अपने आप को फोकस करके बहुत अच्छी तरह से आगे अपने लाइफ में परफॉर्म कर सकते हैं। और यहीं से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद को पहले ट्रेन करूँ, खुद को एजुकेट करूँ कि इन युवाओं को कैसे सिखाया जाए। और फिर मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली, जैसे मैंने लैंडमार्क एजुकेशन में ट्रेनिंग ली, मैंने NLP में ट्रेनिंग ली है और उसके बाद मैंने बहुत सारे कोचिंग क्लासेस, स्कूल्स, कॉलेजेस में भी ट्रेनिंग ली है और इसी तरह मेरे ये जर्नी स्टार्ट हुई। रचना जी, ये जो कार्य आप कर रही है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आप सब लोगों ने न्यूज़ में बहुत बार हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी को सुना होगा कहते हुए कि हमारी 125 करोड़ जनता है और उसमें हमारे युवा बहुत ज़्यादा है और युवा ही हमारे देश की शक्ति है, हमारा फ्यूचर है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ट्रेनिंग्स के द्वारा यही युवा मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने। रचना जी, जो अभी आपने कहा कि आप युवाओं को इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, तो इसके बारे में कुछ सविस्तर बताएंगी? जी बिल्कुल। जब हमारे विचार निरंतर असंख्य दिशाओं में भागते हैं तो क्या होता है, हमारा फोकस नहीं रहता, हमारा चित्त एक जगह नहीं रहता। इसी के विपरीत जब हम फोकस रहते हैं, हमारे पास क्लैरिटी होती है, विचारों की क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हम उसे कहते हैं। जब वो होती है तो हमें दिशा दिखती है, हमें हमारे गोल्स समझ में आते हैं, जीवन कैसे जीना है वो समझ में आता है और क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं वो भी समझ में आता है। अब आप मुझे बताइए कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ नई आ रही है ना। तो नई टेक्नोलॉजीज़ में आजकल हम देखते हैं मेटावर्स है, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, हम सबको उसके साथ क्या मिलता है? यूज़र्स मैनुअल। हम मोबाइल भी लेते हैं तो हमें यूज़र मैनुअल मिलता है, कोई भी टेक्नोलॉजी लेते हैं तो यूज़र मैनुअल मिलता है। तो यूज़र मैनुअल क्यों मिलता है?
ये समझने के लिए कि 100% यूटिलाइजेशन उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का कैसे किया जाता है। सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी, मैं सभी दर्शकों को भी ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी हमारे पास इस वक्त है हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग। कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आ जाए, लेकिन हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन जिस तरह से काम करता है, दैट इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी दैट वी ऑल हैव। अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि हमारे पास सारी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के लिए मैनुअल है, लेकिन हमारा जो ब्रेन है, जो सबसे पावरफुल है, उसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी का यूज़र मैनुअल हमारे पास नहीं है। तो हम ज़िंदगी कैसे जिए, ये एक प्रश्न आता है कि इस ब्रेन को, इस टेक्नोलॉजी को हम 100% यूटिलाइज़ कैसे करें। तो हमारे ट्रेनिंग के थ्रू हम यही कर सकते हैं, हम युवाओं को ये बता सकते हैं कि किस तरह वो अपने ब्रेन का, पावरफुल ब्रेन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, किस तरह वो अपने ब्रेन का यूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी को एक बहुत ही अच्छे तरीके से जी सकते हैं। यदि हमें ये समझ में आ गया कि हमारे ब्रेन की क्या पावर है और उसे हम फुल्ली यूटिलाइज़ कर सके, तो हमारे युवा बहुत ही अद्भुत जीवन जी सकते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अध्याय 6 में बहुत ही बढ़िया और स्पष्ट तरीके से हमें यही चीज़ समझाई है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसका ये मतलब है कि हमारा जो चित्त है वो अस्थिर है और उसे कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल है। ये तो भगवान भी कहते हैं कि चित्त आप बहुत आसानी से कंट्रोल में नहीं ला सकते, अपने दिमाग को, चंचल दिमाग को बहुत जल्दी कंट्रोल में नहीं ला सकते। लेकिन यही चीज़ अगर प्रैक्टिस के थ्रू आप समझ गए कि आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने थॉट्स को अगर कंट्रोल कर पाए, तो आप ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं है। तो यही चीज़ है पावर ऑफ माइंड, जो मैं युवाओं को सिखाना चाहती हूँ। ये तो हुई युवाओं की बात, लेकिन उनके माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? माता पिता के लिए या घर के बड़ों के लिए हमेशा एक चैलेंज रहता है कि उन्हें कमाना है, घर चलाना है, उसी के साथ साथ ओवर स्मार्ट जनरेशन को भी उनको देखना है, उनको गाइड करना है। तो मैं फिर से ओवर स्मार्ट पॉजिटिवली कह रही हूँ, क्योंकि आप अगर देखें तो 90s और 2000 के वर्ष में जो माता पिता पैदा हुए, वो तो उस समय शायद मोबाइल देखे भी नहीं होंगे या बटन वाला मोबाइल उन्होंने यूज़ किया होगा। और उनके बच्चे आज जब हैं तो पैदा होते साथ ही आजकल बच्चे तो अलग अलग एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, गेम्स यूज़ करते हैं। तो पीढ़ी में बहुत अंतर है। ये एक चैलेंज हर जनरेशन में पेरेंट्स को फेस तो करना ही पड़ता है, लेकिन अभी कोविड सिचुएशन के बाद ये चैलेंजेस और बढ़ गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत सहजता से पेरेंट्स के हाथ में तो आई ही, लेकिन युवाओं के हाथ में भी आई और उसका यूसेज भी बढ़ गया। यहाँ पे एक फ़िज़िक्स का लॉ है जो हम सब ने साइंस में बचपन में पढ़ा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका ये अर्थ है कि आप जो भी कार्य करेंगे उसी के तरह आपको उतना ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो सभी माता पिता को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जो भी कार्य करते हैं, जो कुछ भी सिखाएंगे अपने बच्चों को, अब वो ज़रूरी नहीं कि वर्बल हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत जल्दी बच्चे कैच करते हैं। तो जाने या अनजाने में जो कुछ भी आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं। तो इसका एक मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। तो मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आपके बच्चे की धारणाएं उससे बनती जाती हैं, क्योंकि वो आप अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल है, आपके एक्शंस हैं, हर एक चीज़ उनको कुछ ना कुछ सिखाती है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगी। यहाँ पे नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगी उस व्यक्ति का जिसके बारे में मैं कह रही हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के लिए एक लड़की है, समझ लीजिए पूजा। पूजा को उसके पेरेंट्स ने बचपन से ही बहुत अच्छी परवरिश दी, कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में बड़ा किया। हालांकि 10th तक वो अपने माता पिता के साथ थी, पढ़ाई में अच्छी थी, तो उन्होंने उसे कोटा भेजा नीट की तैयारी के लिए। तो 2 वर्ष उसने बहुत मेहनत की और किसी कारणवश वो नीट के एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाई, 2 सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गई। उसी दौरान वो एक लड़के से भी मिली जिसके साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई।
दोस्ती में उसे भरोसा भी रहा, बहुत अच्छा रिश्ता भी रहा, लेकिन फिर जब उस लड़के के साथ भी वो रिश्ता टूटा तो वो लड़की का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत गिर गया, क्योंकि यहाँ वो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं कर पा रही थी, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस थे पढ़ाई के लिए, और रिलेशनशिप भी उसकी ख़राब चल रही थी, और वो चीज़ भी वो अपने पेरेंट्स से नहीं डिस्कस कर पा रही थी। तो वो लड़की उस समय बहुत डिप्रेस थी। अब यहाँ पे अगर हम एक प्रश्न उठाएं कि यहाँ पे पेरेंटिंग की क्या गड़बड़ी हो सकती है, तो हम तो कहेंगे कि पेरेंट्स ने तो बहुत अच्छी परवरिश दी, पढ़ाई के लिए कोटा भेजा, वहाँ पे खर्च किया, और बेटी के लिए जितना कुछ कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन यहाँ 5 पॉइंट्स हैं जो मैं सारे दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जब हमें लगता है कि हर एक चीज़ हम सही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रह जाता है जो अभी हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सर्वप्रथम पॉइंट ये है कि पेरेंट्स ने उसे सिखाया कि अच्छे से रहना है, सत्य बोलना या सत्य के मार्ग पर चलना है, हर चीज़ सफ़ेद होती है या अच्छाई होती है। लेकिन वो उसे ये बताना भूल गए कि बुरा भी होता है, सत्य है तो असत्य भी होता है, कोई चीज़ सफ़ेद है तो उसकी काली साइड भी होती है। तो भगवत गीता में भी हमें ये बताया गया है कि दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है, ये एक साइकिल है। अच्छी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में तो बुरी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को बस इतना बताते, अभी पढ़ ले, आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। हम उन्हें एग्जैक्टली ये नहीं बताते कि अभी स्ट्रगल है, आगे अच्छा होगा, लेकिन वहाँ पे भी परेशानी आएंगी, वो कैसे फेस करनी है। तो यहाँ पे हम बच्चों को बचा बचा के चलना सिखाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि आगे स्ट्रगल्स आएंगे तो आप उसे कैसे फेस करेंगे। परेशानियाँ आएंगी क्योंकि परेशानियाँ भी एग्जिस्ट करती हैं, अच्छाई है तो बुराई भी है, तो वो आप कैसे फेस करेंगे। सेकंड पॉइंट, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। आप अगर अपने बच्चों को सिखा पाए कि मेहनत करने के बाद असफल भी हो सकते हैं, क्योंकि असफलता ही आपकी सफलता की सीढ़ी बनेगी। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बिना असफल हुए सफल हो गए या बिना परिश्रम किए सफल हो गए। तो आपको अपने बच्चों को ये भी बताना पड़ेगा कि असफलता भी आएगी, लेकिन उसमें से गिरकर फिर से उठना, ये बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चों को सिखाई जाए। तीसरी बात, कम्युनिकेशन गैप। क्यों बच्चे डरते हैं अपने फेलियर्स के बारे में पेरेंट्स से बात करने के लिए? वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपने बच्चों से, डरते हैं कि वो पेरेंट्स उनकी बात सुनेंगे या उनको क्या जवाब देंगे या उनको डांटेंगे, तो कम्युनिकेशन गैप है। फोर्थ पॉइंट ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। बच्चों को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अगर आपसे कोई बात कहेंगे तो पेरेंट्स उन्हें उसी तरह समझ पाएंगे या नहीं, कि वो उनकी बातों को कुछ गलत समझेंगे। तो बच्चों को वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि चाहे जो भी हो जाए मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। ये, और आखिरी में एक सपोर्ट सिस्टम। जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है, बच्चे हमेशा चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स एक सपोर्ट सिस्टम रहे। तो सपोर्ट सिस्टम होना बच्चों को कॉन्फिडेंस देता है कि आज मैं यहाँ फेलियर हूँ या आज मेरी रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही है, चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स आए, मेरी फैमिली मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। ये जब कॉन्फिडेंस, एक सपोर्ट सिस्टम का कॉन्फिडेंस आपके बच्चों में रहेगा तो वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कभी भी डरेंगे नहीं, या खुद भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं अगर फेल हो गया तो मुझे जज किया जाए। तो कुल मिलाकर बच्चों से पहले मैं पेरेंट्स को ही ये ट्रेनिंग देना चाहती हूँ और इसमें गाइडेंस देना चाहती हूँ। अभी हाल ही में मैंने न्यूज़ में देखा कि वर्ल्ड क्लास चेस चैम्पियन मैग्नस कार्लसन, उन्होंने चेस खेलने से इनकार किया है। और अभी रिसेंटली जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें से भी वर्ल्ड क्लास जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स, उन्होंने भी प्रतियोगिता में आगे भाग लेने से इनकार किया। तो इन दोनों ने क्या वजह बताई होगी आगे प्रतियोगिता में भाग ना लेने की? उन्होंने मेंटल हेल्थ की वजह बताई। और आज अगर हम पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन लोगों ने 21 और 22 जैसी छोटी उम्र में ही सारी चीज़ें पा ली ज़िंदगी में, जो पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को जिस शिखर पर पहुंचा हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन किस वजह से ये लोग पीछे हटे? दैट इज़ डिप्रेशन और मे बी मेंटल इलनेस। तो हमारे पेरेंट्स ने भी ये देखना चाहिए कि जब हम अपने बच्चों को राह दिखा रहे हैं तो एट द सेम टाइम हमें मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना भी ज़रूरी है, और यही वो कारण है जो मैं आपको बता रही थी। तो रचना जी, आप ट्रेनिंग कैसे लेती है? सबसे पहले मैं एक अपना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ
एक एक्सपेरिमेंट किया मैंने। कोविड पैंडमिक जब चल रहा था उस समय मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। राम रक्षा स्तोत्र बहुत लोगों को पता होगा। राम रक्षा स्तोत्र मैंने सोचा कि ऑनलाइन ही सभी लोगों को सिखाया जाए। ये मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। मैं चाहती थी कि राम रक्षा स्तोत्र ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखने मिले। अब क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखने मिले? क्योंकि ये एक स्तोत्र है जिसमें ये एक स्तोत्र है जो बहुत पावरफुल है, ठीक है। और सर से लेकर पाँव तक हर एक पार्ट को इस स्तोत्र में कवर किया जाता है और जिसमें हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी रक्षा करें। तो बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है जो सभी को जानना चाहिए। और मैं चाहती थी कि ये बच्चों को भी पता रहे, क्योंकि आजकल जब हम देखते हैं तो घर में न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी हमारे बचपन में, तो ग्रैंड पेरेंट्स सिखाते थे। अभी पेरेंट्स खुद न्यूक्लियर फैमिली में काम धंधे में बिज़ी रहते हैं तो बच्चों को बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखा पाते। तो मुझे लगा शायद कम लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन ये स्तोत्र सीखने के लिए मेरे पास धीरे धीरे कश्मीर के भी स्टूडेंट्स आए, चेन्नई के स्टूडेंट्स आए और रेंज ऑफ एज, मतलब एज ग्रुप था 6 से लेकर 70 तक। तो इतना इंटरेस्टिंग ये रहा है जर्नी। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियो डाला है कि बच्चों के साथ मैंने जो राम रक्षा स्तोत्र जो उनको सिखाई, तो उनके साथ मैंने राम रक्षा स्तोत्र का पठन भी किया है, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है। आप सभी जाके ज़रूर देखिएगा। तो बच्चे सीखते हैं। संस्कार के साथ साथ अगर आज की युवा पीढ़ी को हम ये बताएं कि आप आगे बढ़ते हुए अपने पीछे संस्कार को भी ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे संस्कारों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे ग्रंथों में, हर एक धर्म के ग्रंथ में, मैं सिर्फ ऐसा नहीं कह रही हूँ कि भगवत गीता में, हर एक ग्रंथ में बहुत पावर है। तो मैं युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप लाइफ में जब आगे बढ़ रहे हैं तो आप खुद को डेवलप तो ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने संस्कार ना भूलें, क्योंकि इन चीज़ों में आपको आपके इनर स्ट्रेंथ मिलेगी। तो यही सोचकर मैंने अपना पहला कोर्स डिज़ाइन किया, जिसका नाम मैंने दिया संस्कार स्किल वर्कशॉप। तो संस्कार स्किल नाम से ही हमें समझ में आता है संस्कार प्लस स्किल्स, मतलब स्किल्स जो आज जीवन में जीने के लिए बच्चों को ज़रूरत है, और संस्कार बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम अपने दादा दादी से या पहले के लोगों से सीख कर अपने लाइफ में डाल सकते हैं और उससे स्ट्रेंथ लेकर अपने लाइफ में और प्रगति कर सकते हैं। तो ये कोर्स मैंने स्टार्ट किया। इसके अलावा मेरा जो सिग्नेचर कोर्स है उसका नाम है एकलव्य। ये भी कोर्स बहुत ही पावरफुल कोर्स है, क्योंकि इसमें जो मैंने पावर ऑफ माइंड के बारे में बात की इस इंटरव्यू में, तो पावर ऑफ माइंड के बारे में मैं बच्चों को सिखाती हूँ। मैं उनको इन डिटेल अपनी खुद के क्षमता समझना, लाइफ में जो भी बैरियर्स हैं, अपनी विचारधाराएं, हम जो भी काम करते हैं अगर हमें डर लगता है मतलब वो हमारा बैरियर है, अगर हम कोई कार्य नहीं कर पा रहे मतलब वो हमारा मेंटल बैरियर है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हम नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, लेकिन हाउ, अगर हम समझ पाए कि वो ताकत हमारे अंदर है। तो ये ही चीज़ हम इस ट्रेनिंग के द्वारा बच्चों को सिखाते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं, और बहुत ही बढ़िया कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। और एक चीज़ है, मैं अभी पेरेंट्स पे फोकस भी करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने पेरेंट्स के लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है और अगस्त के एंड में ये लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है कॉन्फिडेंट पेरेंटिंग। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग ये कोर्स सीखना चाहते हैं, इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट करें। रचना जी, इन ट्रेनिंग्स के लिए अगर कोई आपसे कनेक्ट होना चाहे तो कैसे हो? रश्मि जी, मैं बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हूँ। यूट्यूब चैनल है, आई एम ऑल्सो स्टोरी टेलर। तो रचना सराफ के नाम से आप यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल दिखेगा। वहाँ पे बहुत सारे मैंने मोटिवेशनल वीडियोस भी डाले हैं, बहुत सारी मराठी में स्टोरीज़ भी डाली हैं, तो आपको बहुत पसंद आएंगी। आप जाके ज़रूर देखिए। आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी catalyst.rachna के नाम से मेरा अकाउंट है, जो आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी स्टूडेंट्स से रिलेटेड, युवाओं से रिलेटेड बहुत सारे मैं मोटिवेशनल टिप्स डालते रहती हूँ। तो आप अगर वो फॉलो करेंगे तो आप वहीं पे मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये थी रचना सराफ मैम, जो एक मोटिवेशनल ट्रेनर और कोच है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Rashmi ji, and thanks again to Channel 24.